विद्या एजुकेशन एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं डेली का करंट एक्सप्रेस सेगमेंट। देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने केवाईसी के नियमों के पालन में ढिलाई को लेकर जिस बैंक पे 25 लाख का जुर्माना लगा दिया है, उस बैंक का नाम है एक्सिस बैंक। इसी के साथ हम आरबीआई के बारे में कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। आरबीआई, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। कब स्थापना हुई इसकी? आरबीआई की स्थापना अप्रैल 1935 में 1935 में हुई। और आरबीआई जो है वो बना कब? बनने का मतलब 1935 में बना, लेकिन किस आयोग की सिफारिश से? वो आयोग का नाम था हिल्टन यंग कमीशन। हिल्टन यंग कमीशन ने रिकमेंड किया था 1926 में ही कि देश की एक सेंट्रल बैंक होनी चाहिए। उसी आयोग की सिफारिश पे आरबीआई का फॉर्मेशन हुआ। करता क्या है? देखिए, आरबीआई जो उसका वर्क है, वर्क में देखते हैं आरबीआई मौद्रिक जो नीति का संचालन है, मौद्रिक नीति की संचालन करना, साख नियंत्रण, ठीक है, ये मैं वर्क बता रहा हूं। तीसरा, मुद्रा जारी करता है, ठीक है, जो करेंसी है उसको जारी करता है। करेंसी में जो एक रुपए नोट या सिक्के से अधिक का जो होता है वो जारी करता है। 1 रुपए वाला जो है वो तो वित्त मंत्रालय जारी करता है, उस पर साइन वित्त सचिव का होता है। और जो करेंसी होती है उस पर साइन किसकी होती है? आरबीआई के गवर्नर की, ठीक है। बैंकों के बैंक के रूप में काम करता है। भारतीय बैंकिंग एवं वित्तीय व्यवस्था को विनियमित भी करता है ये, ठीक है। विदेशी मुद्रा भंडार का संरक्षण का कार्य भी करता है ये। कौन? आरबीआई। आरबीआई के बारे में बस इतना इंपॉर्टेंट फैक्ट है। एक चीज और है इसके साथ, देखो, व्यापारिक बैंक जो है 2 अधिनियमों के तहत संचालित होती है। वो कौन कौन से हैं? 2 अधिनियम हैं, वो जानना जरूरी है। देखिए, आरबीआई का एक्ट है आरबीआई अधिनियम 1935, दूसरा है बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949। इन्हीं 2 नियमों के तहत जो व्यापारिक बैंकें हैं वो संचालित होती हैं। बस इसमें इतना ही, बाकी हम चलते हैं नेक्स्ट फैक्ट पे। हाल ही में जिस देश के चेंगडू शहर को यांगून, ये यांगून है कहाँ पे? म्यांमार में, के माध्यम से हिंद महासागर तक पहुंच प्रदान करने वाला एक नया समुद्री सड़क रेल लिंक शुरू किया गया है। देखिए, चाइना का चेंगडू शहर है और ये जो यांगून है कहाँ पे? म्यांमार में है। इसको कनेक्टिविटी प्रोवाइड की जाएगी। जरा इसकी प्रासंगिकता को हम समझते हैं। इससे पहले क्या था? सिल्क रोड का नाम आपने सुना होगा। तो चाइना आज से सदियों साल पहले सिल्क रूट, ठीक है, सिल्क रूट 2 है, एक मैरीटाइम सिल्क रूट था। इस सेकंड वाले मैप में जरा देखिएगा, यहाँ पे एक मध्य एशिया को जोड़ने वाला था। क्या पर्पज क्या था इसका? व्यापार। इस सिल्क रूट से व्यापार होता था, दूसरे मैरीटाइम रूट से भी व्यापार होता था। तो चाइना कर क्या रहा है? चाइना व्यापार के लिए कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर रहा है, चाहे रेल मार्ग हो, चाहे मैरीटाइम मतलब समुद्री मार्ग से कनेक्टिविटी प्रोवाइड करना हो। चाइना हर एंगल पे, हर एस्पेक्ट पे काम कर रहा है। और देखिए, हाल ही में चाइना का जो दक्षिणी चीन सागर विवाद है वो गहरा गया है। क्यों? अभी रिसेंट में 1-2 दिन पहले चर्चा में था दक्षिणी चीन सागर है कहाँ पे? देखिए, ये दक्षिणी चीन सागर जो है ये साउथ, यहाँ पे जा देखिएगा, यहाँ पे क्या है? ब्रुनेई, वियतनाम, फिलीपींस, चीन, इन सबके बीच विवाद है द्वीपों को लेके। स्प्रेटली आइसलैंड जैसे हैं, तो इसको लेके विवाद और गहरा गया है, ठीक है। इसमें इतना ही। चलिए नेक्स्ट फैक्ट देखते हैं। भारतीय समाज में छोटे छोटे लघु उद्योगों के महत्व को मान्यता देने हेतु प्रतिवर्ष जिस तारीख को राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? ये 30 अगस्त को। 29 अगस्त को क्या मनाया जाता है? देखिए, उससे एक दिन पहले ही खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। किसके? ध्यानचंद के जन्मदिन पर। चलिए नेक्स्ट फैक्ट देखते हैं। भारतीय कुश्ती को व्यापक पैमाने पर बढ़ावा देने के लिए जिस राज्य सरकार ने इस खेल को वर्ष 2032 तक गोद लेने का फैसला लिया है, उस प्रदेश का क्या नाम है? अपना यूपी। 2032 तक इस खेल को गोद लिया गया है। देखिए, गोद लेने का मतलब क्या होता है? पर्टिकुलर किसी सेक्टर में, जैसे सॉरी खेल हुआ, या जैसे
आपने पहले सुना होगा कि किसी गांव को सांसद ने गोद ले लिया, तो उस स्पेसिफिक एरिया पे वर्क किया जाता है और उसको बढ़ावा देने का प्रयास किया जाता है, इसीलिए गोद लिया जाता है। ये खेल में भी हो सकता है, किसी गांव में हो सकता है, किसी पर्टिकुलर किसी एरिया में हो सकता है। ये कॉन्सेप्ट पिछले कई सालों से चल रहा है। और चलिए अगला फैक्ट देखते हैं। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT का नया चेयरमैन कौन है? JB महापात्रा ये चुने गए हैं। JB महापात्रा CBDT के नए चेयरमैन हैं। वह देश जिसके राष्ट्रपति ने विदेशी मुद्रा संकट के चलते खाद्य आपातकाल की घोषणा की, वह है अपना पड़ोसी देश। कौन सा? श्रीलंका। श्रीलंका को और किस नाम से जानते हैं? सिंगली द्वीप। ठीक है, श्रीलंका जो हमारे पड़ोस में ही है। और यहाँ पे देखिए एडम्स ब्रिज आपने सुना होगा, राम सेतु भी है। ठीक है, राम सेतु जो विवादित था, किस वजह से? राम सेतु पे पर्यावरण को लेके सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं कैसी पड़ी थी, वो रिसेंट में चर्चा में था। तो यहाँ हमने जाना खाद्य आपातकाल की घोषणा की है हमारे पड़ोसी देश श्रीलंका ने। इंपॉर्टेंट फैक्ट है। विश्व नारियल दिवस कब मनाया जाता है? 2 सितंबर को। चलिए आप बताइएगा कमेंट में कि नारियल का कौन सा पार्ट खाने योग्य होता है? एडिबल पार्ट ऑफ कोकोनट। ठीक है, खाने योग्य कौन सा पार्ट होता है नारियल का? ये कमेंट में आप जवाब दीजिएगा इस प्रश्न का जवाब। ठीक है, नारियल का कौन सा पार्ट खाने योग्य होता है? कब मनाया जाता है वर्ल्ड कोकोनट डे? 2 सितंबर को। चलिए अगला फैक्ट देखते हैं। जिस अलगाववादी हुर्रियत नेता का 1992 वर्ष में निधन हो गया, वो है क्या? नाम क्या है उनका? सैयद अली शाह गिलानी। ये साहब जो हैं दिख रहे हैं इमेज में, ये सैयद अली शाह गिलानी है। इनका 90 हुर्रियत के नेता थे। आपको पता भी होगा कि हुर्रियत जो कि काफ़ी एक्टिव था इसको जम्मू कश्मीर में। भारत के मुख्य न्यायाधीश CJI NV रमन ने सुप्रीम कोर्ट के 9 नए न्यायाधीशों के प्रति संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ पढ़ी है। देखिए कुछ यहाँ पे कुछ स्पेशल हुआ है जो कि पहले इतिहास में अपने नहीं घटित हुआ था। वो क्या है? कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हम यहाँ समझ लेते हैं कि जो 9 जजेस को ये इकट्ठा, पहली बार ऐसा हो रहा है, पहली बार कि 9 जज इकट्ठा जो है वो शपथ ग्रहण कर रहे हैं। एक चीज़ देखिएगा, जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट हमारे फेडरल सिस्टम जो हमारा संघीय ढांचा है उसमें एकदम एपेक्स कोर्ट माना जाता है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के नीचे हाई कोर्ट, उसके नीचे फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स है। हमारे मौलिक अधिकारों के संरक्षण से लेके तमाम जो संवैधानिक मुद्दे होते हैं उसका निपटान का जिम्मेदारी कौन है? ये आखिरी सर्वे सर्वा सुप्रीम कोर्ट ही है। संविधान की आखिरी व्याख्या कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट ही व्याख्या आखिरी करता है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है समझना कि जो अभी तक 9 जजेस की अपॉइंटमेंट की गई है उसमें महिला जज भी हैं। पहली बार ऐसा हो रहा है कि इतनी अधिक मात्रा में महिला जजेस की अपॉइंटमेंट की गई है। कुछ स्पेशल फैक्ट्स हैं वो हम जरा समझते हैं। इस समय देखिए टोटल कितने जज हो गए। ठीक, देखिए सुप्रीम कोर्ट की स्वीकृत संख्या कितनी है? 34 है, CJI सहित। तो अब कितना हो गए हैं? 33 हो गई है इस समय संख्या। यह सर पहली बार इंपॉर्टेंट ये फैक्ट इसलिए है कि पहली बार 9 न्यायाधीशों ने एक ही साथ सुप्रीम कोर्ट में न्यायालय में सुप्रीम कोर्ट में शपथ ली है। और उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट ये हो जाता है कि 3 महिला जज हैं इसमें। क्या हैं? 3 महिला जज ने अपॉइंटमेंट लिया है और उनमें से एक का नाम है BB नागरत्ना। और उनका नाम क्या है? BB नागरत्ना सीनियर है। 2027 में CJI बनेंगी। ठीक है, अगला एक और चीज़ इसके साथ मैं बताना चाहूँगा कि पहली बार हुआ है जब अदालत ने समारोह के सीधे प्रसारण की अनुमति दी थी। जो ये 9 जजेस का अपॉइंटमेंट दिया जा रहा था, उनको जो संविधान के प्रति शपथ दिलाया जा रहा था, तो इसका प्रसारण किया गया पहली बार। और आपको पता ही होगा कि जो जजेस का अपॉइंटमेंट होता है वो कॉलेजियम प्रणाली द्वारा होता है। और काफ़ी कॉलेजियम प्रणाली काफ़ी विवादित भी रहा है। पिछली गवर्नमेंट ने 1999 अमेंडमेंट से उन्होंने कॉलेजियम सिस्टम को हटा के अपना अपॉइंटमेंट का चाहा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये गलत है और उस
संविधान संशोधन को रद्द कर दिया, क्वेश कर दिया, उसके बाद फिर से कोलिजियम बहाल हो जाता है। देखिए, एक शब्द होता है न्यायिक समीक्षा। न्यायिक समीक्षा जुड़ा हुआ है। न्यायिक समीक्षा होता क्या है? विधायी और कार्यकारी आदेशों का संवैधानिकता की जांच जब की जाती है ना, तो इसे ही न्यायिक समीक्षा कहते हैं। और इस पावर सुप्रीम कोर्ट के पास है। और इसकी उत्पत्ति अगर देखा जाए न्यायिक समीक्षा की, तो कहाँ से? यूएसए से है। यूएसए का एक फेमस केस था, कौन सा था? मार्बरी वर्सेज मेडिसन। ये यूएसए का 1803 में एक केस आया। वहाँ पे कोई मार्शल चीफ जस्टिस थे, उन्होंने व्याख्या की थी इसकी, कि न्यायिक समीक्षा के कुछ पॉइंट्स दिए थे, वहीं से इसका उद्भव माना जाता है न्यायिक समीक्षा की। तो ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है ये समझना कि क्या जजेस का जो कोरम है वो क्यों इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। देखिए, हमारे यहाँ समस्या इस बात की है कि बहुत सारे जो केसेस हैं वो पेंडिंग हैं, तो प्रॉपर उन पे जज ही नहीं है कि उस केस का, उस डिस्प्यूट को सेटल करें, उस केस को जल्दी से निपटान करें। तो इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि सुप्रीम कोर्ट जैसे अपेक्स कोर्ट में, जहाँ अपेक्स कोर्ट में अगर संख्या कम है तो बड़े से संवैधानिक मुद्दों को, या बहुत सारे जो केसेज हैं जो अपील में गए हैं हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट, तो उनका निपटान हो सके। मुझे लगता है कि यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा इसका सुप्रीम कोर्ट के बारे में। बहुत सारे फैक्ट आपने जान भी लिए होंगे। आपको यहाँ पे एक और चीज़ बताना चाहता हूँ इसी फैक्ट के साथ। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास पावर होती है रिट की पावर। रिट होता क्या है? देखिए, जब आपके फंडामेंटल राइट जो होते हैं उसका उल्लंघन होता है, तो फंडामेंटल राइट से लेके बहुत सारी चीज़ों के लिए रिट जारी करती है। कौन? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों जारी कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत करती है और हाई कोर्ट आर्टिकल 226 के तहत। ये 5 ही प्रकार की रिट जारी कर सकती है और हाई कोर्ट 5 से अधिक रिट जारी कर सकती है। कौन कौन सी रिट बताइएगा जरा आप? बंदी प्रत्यक्षीकरण, हिबियस कॉर्पस, परमादेश मैंडेमस, प्रतिषेध जिसे क्या बोलते हैं प्रोहिबिशन, सर्टियरोरी जिसे क्या बोलता उत्प्रेषण, ठीक, और लास्ट कौन सा है? अधिकार परीक्षा, को वारंटो। ये 5 प्रकार की रिट जारी करते हैं, ठीक। चलिए अगला फैक्ट देखते हैं। अगला फैक्ट, 63 वर्षीय पराशरम पट्टाभी केशव रामाचार्यलु ये राज्यसभा के नए महासचिव चुने गए हैं। देखिए, महासचिव जो होता है, महासचिव का जो रैंकिंग है वो कैबिनेट सचिव के बराबर लगभग होती है। तो इनका नाम याद रखिएगा बस खाली, पट्टाभी केशव रामाचार्यलु। क्या हैं ये? राज्यसभा के नए महासचिव। ये सर हैं ये जिन्हें चुना गया है। अगला फैक्ट, 31 अगस्त 2021 को भारत ने बंगाल की खाड़ी बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग पहल बिम्स्टेक, ठीक, के कृषि विशेषज्ञों की 8वीं बैठक की मेजबानी की। किसने की? भारत ने। इंपॉर्टेंट है भाई। अगला फैक्ट है, व्लादिवोस्तोक रूस, ठीक है, व्लादिवोस्तोक में 1 सितंबर से 5 सितंबर 2021 तक 6ठे पूर्वी आर्थिक मंच शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। चलिए अगला देखते हैं। शहरी क्षेत्रों में संकटों का सामना करते हुए मानवीय चिकित्सकों को पर्यावरणीय जोखिमों की तेजी से पहचान करने और उन्हें कम करने में मदद करने के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा तैयार किया गया एक ऑनलाइन टूल क्या है? उसका नाम क्या है? उसका नाम है अर्बन नेक्सस एनवायरमेंटल असेसमेंट टूल, ठीक है। एक बार फिर से, अर्बन नेक्सस एनवायरमेंटल असेसमेंट टूल उसका नाम है। देखिए, जापड़ अभ्यास किसके किसके बीच हो रहा है? भारत और रसिया के बीच में। भारत और रसिया के बीच में ये अभ्यास हो रहा है। चलिए आज की इस डिस्कशन में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।